इस आदमी की शक्ल पे मत जाना क्योंकि इसकी मुस्कान है कातिल और ये खेलता है खून की होली। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी और भयानक कस्बे की जहाँ जो भी एक बार कदम रखता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है। यहाँ दिन में तो जिंदगी सामान्य दिखती है लेकिन रात होते ही जंगलों से खौफनाक और जानलेवा मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में शिकार करने निकलते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है अंधेरी टनल्स के भीतर जहाँ जेड और टैबिथा को एनकुई किड्स के बोन्स मिल गए। वो बोन्स को इकट्ठा करके बैग्स में भर ही रहे होते हैं कि तभी टैबिथा कहती है कि हमें ट्री उखाड़ने के लिए सिग्नल्स भेज देना चाहिए। तब जेड टैबिथा को बताता है कि अभी सिग्नल्स नहीं भेज सकते क्योंकि उसने अब तक झूठ बोला था। एक बार वो पेड़ जड़ से उखड़ गया तो उन्हें चैम्बर में कोई नहीं बचा सकता। ये बोन्स उन्हें इन क्रिएचर्स से सुरक्षा नहीं देने वाले हैं। बाहर टार्क के पीछे क्रिएचर्स खड़े इंतजार कर रहे हैं। टेलिस्मान अभी भी काम कर रहा है इसलिए वे अंदर नहीं घुस पाते। वहीं जमीन के ऊपर बॉयड अपनी टीम के साथ रोप्स और एक ट्रक की मदद से बॉटल ट्री को उसकी जड़ों से उखाड़ने के लिए रेडी है। जेड अपने मेकशिफ्ट रेडियो कम्युनिकेटर से नीचे से सिग्नल भेजता है कि उसने बोन्स निकाल लिए हैं, अब ट्री को उखाड़ दिया जाए। जैसे ही ट्री अपनी जगह से अलग होता है टैलिस्मैन की ताकत अचानक खत्म हो जाती है और क्रिएचर्स उस टार्क के भीतर दाखिल हो जाते हैं। वो जेड और टैबिथा की तरफ बढ़ते हैं लेकिन ऊपर से आ रही तेज रोशनी की वजह से रुक जाते हैं क्योंकि ये क्रिएचर्स रोशनी में नहीं जा सकते। यही रीजन है कि वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलते थे। बॉय लैडर को नीचे की तरफ फेंकता है। टैबिथा रोप लैडर पर चढ़ना शुरू करती है तभी लैडर अचानक टूट जाती है और वापस नीचे टनल में ही गिर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोफिया ने पहले से ही उस लैडर में एक कमजोर कड़ी छोड़ रखी थी। तभी अचानक पूरे फ्रॉमविल में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होते ही क्रिएचर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं लेकिन तभी एक भूकंप सा आ जाता है जिसकी वजह से केव में क्रिएचर्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उधर शेरिफ ऑफिस में इस भूकंप की वजह से विक्टर घबरा जाता है। केनी उसे लॉकअप से बाहर निकालता है। विक्टर केनी से कहता है कि उन लोग को बॉटल ट्री नहीं उखाड़ना चाहिए था। जंगल में हम देखते हैं कि अंधेरा होने की वजह से क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। बॉयड के साथ जितने भी लोग हैं पैनिक कर रहे हैं, स्पेशली पैटी। सभी व्हीकल्स में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। केव में जेड और टैबिथा क्रिएचर से भागने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें डेड एंड मिलता है। तभी टैबिथा को निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता मिलता है लेकिन वो वुडन बार्स से ब्लॉक्ड है। क्रिएचर्स ऑलमोस्ट उन तक पहुंच ही जाते हैं लेकिन अचानक एक और भूकंप आता है और उनका रास्ता पत्थरों से ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ क्लिनिक में फातिमा स्माइली की प्रेजेंस फील करती है। वो स्माइली के विजन के थ्रू देखती है कि वो क्लिनिक की तरफ ही आ रहा है। मेरियल और फातिमा रियलाइज करते हैं कि अर्थक्वेक के झटके की वजह से तलिस्मान गिर गया है। जब तक वो इस तलिस्मान को ढूंढते तब तक स्माइली क्लिनिक के अंदर आ जाता है। वह फातिमा को मदर कह के बुलाता है, साथ ही अपने असली रूप में आकर बेरहमी से मेरियल पे हमला कर देता है। तभी फातिमा भी ठीक उन्हीं क्रिएचर्स की तरह चीख उठती है। कुछ ही पल बाद क्रिस्टी, रैंडल और एलिस क्लिनिक पहुंचते हैं और मेरियल क्रिस्टी की बाहों में दम तोड़ देती है। डायनर में सोफिया एल्जिन को वही प्रस्ताव देती है जो उसने पहले क्लारा को दिया था कि अगर वो सोफिया की हेल्प करे तो घर जा सकता है। एल्जिन इसे ठुकरा देता है और इसके बदले सैल्वेशन की प्रार्थना करता है। गुस्से में सोफिया उसके हाथों को जोर से दबाकर उसकी जान ले लेती है। एल्जिन के मरते ही फ्रॉमविल में फिर से उजाला हो जाता है। इसके बाद सोफिया डायनर में लगा तालिस्मान निकालकर बाहर चली जाती है। क्लारा ये सब चुपचाप देखती रहती है पर किसी को कुछ नहीं बताती। इसी समय कॉलोनी में डोना हेनरी को विक्टर के कमरे में बेहद बेचैन हालत में देखती है। बाहर हो रहे अर्थक्वेक और आसमान के बदलते रंग ने हेनरी के मन में यह यकीन और मजबूत कर दिया है कि फ्रॉमविल असली नहीं है। कमरे की सफाई करते करते एक डिब्बे में उसे बुलेट्स मिल जाती हैं। वो पूछता है कि विक्टर के पास बुलेट्स कहाँ से आई। डोना बताती है कि विक्टर अपने टिफिन बॉक्स में एक गन कैरी किया करता था। वो गन अब शायद शेरिफ स्टेशन में रखी होगी। हेनरी को याद आता है कि जिसे वो रियल विक्टर समझ रहा है उसने बताया था कि एक बार अगर वो ये मान ले कि ये सपना असली नहीं है तो इस सपने के कनेक्शन को खत्म करने का जरिया भी उसे मिल जाएगा। ये गन शायद वही जरिया हो। इधर बॉय क्लिनिक पहुंचता है जहाँ रैंडल उसे क्लिनिक में हुए हादसे के बारे में बताता है। वो क्रिस्टी को कंसोल करने जाता है और क्रिस्टी फूट फूट कर रो पड़ती है। केव से अचानक एक रेड लाइटनिंग निकलती है और पूरा आसमान इस रेड लाइटनिंग से चमक उठता है। चारों तरफ फिर अंधेरा छा जाता है। कॉलोनी हाउस में ईथन और जूली को पता चलता है कि टैबिथा अब भी टनल्स में फंसी है। ईथन बेहद घबरा जाता है। जूली और डॉना उसे डिनर टेबल पर बैठाकर शांत करने की कोशिश करते हैं पर अचानक किचन के कबर्ड्स अपने आप जोर जोर से बंद होने लगते हैं और बर्तन शेल्फ से गिरने लगते हैं। पर सब ईथन को संभालने में इतने बिजी थे कि इस अजीब घटना पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ईथन ये सोचकर पैनिक होने लगता है कि सभी लोग मर जाएंगे और वो भी विक्टर की तरह अकेले रह जाएगा। जूली उसे भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी।
और ईथन को अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। हेनरी शेरिफ स्टेशन पहुंचकर चुपचाप गन उठा लेता है। केनी उसे लगभग पकड़ ही लेता है, पर हेनरी वक्त रहते वहां से निकल जाता है। इसी बीच बॉयड स्टेशन लौटता है। केनी के साथ आगे के प्लान पर बात हो रही होती है जब अकोस्टा और सारा भी वहां पहुंच जाते हैं। अकोस्टा कहती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और बोन्स वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके बीच बहस होने लगती है। तभी सारा रेडियो की तरफ इशारा करती है जिसमें जेड और टैबिथा से सिग्नल्स आ रहे थे, जिससे साफ है कि दोनों जिंदा हैं। हालांकि रेडियो की बैटरी खत्म हो जाने से उनकी सही लोकेशन का पता नहीं चलता। बॉयड क्लिनिक जाता है। वहां वो देखता है कि मेरियल की बॉडी को चर्च ले जाया जा रहा है और क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा दुख में है। अब बॉयड दोबारा टनल्स में जाकर जेड और टैबिथा को बचाने का फैसला लेता है। वो अकेला जाना चाहता है, पर एलिस और फातिमा दोनों साथ चलने पर अड़ जाते हैं। फातिमा बताती है कि वो क्रिएचर्स की मौजूदगी महसूस कर सकती है और केव में उनकी हेल्प कर सकती है। इधर कॉलोनी हाउस में हेनरी गन में बुलेट्स भर लेता है और विक्टर का इंतजार करता है। विक्टर अंदर जाकर पूछता है कि क्या उसने अपने पिता को मैन इन येलो की तस्वीर दिखाकर गलती की। हेनरी गन तानकर उसकी तरफ इशारा कर देता है। ठीक उसी पल ईथन कमरे में आ जाता है और घबराहट में हेनरी गन की दिशा उसकी तरफ मोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर विक्टर अपने पिता को डिसआर्म कर देता है। इधर हम देखते हैं कि सोफिया एक एक करके चर्च, शेरिफ स्टेशन और फ्रॉमविल के सभी घरों से तालिस्मान निकाल लेती है और इस काम में क्लारा भी उसकी हेल्प करती है। बॉयड, एलिस और फातिमा टनल्स में उतरते हैं और वुडन बार्स के पीछे छिपे जेड और टैबिथा तक पहुंच जाते हैं, जो कि एनकुई किड्स के बोन से वुडन बार्स के नीचे डिग कर रहे होते हैं। तभी क्रिएचर्स पीछे से हमला करने आ रहे होते हैं। बॉयड बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने गन निकालता है और वुडन बार्स पे शूट करके तोड़ देता है। जेड और टैबिथा वहां से निकलते हैं। फातिमा बताती है कि वो क्रिएचर्स पास ही हैं, इसलिए उन सबको जल्दी निकलना होगा। फातिमा पीछे रुक जाती है और पूरी तरह एक क्रिएचर में बदल जाती है और हमलावरों पर चीख कर बाकी सबको वहां से सुरक्षित निकल जाने का मौका देती है। अंत में कहानी जंगल पहुंचती है। सोफिया तलिस्मान से भरा बैग लेकर चल रही होती है जब उसकी मुलाकात बॉय इन व्हाइट से होती है। वो कहता है कि अब उनके पास बोन्स है। सोफिया जवाब देती है कि बॉटल ट्री अब खत्म हो चुका है। बॉय इन व्हाइट चेतावनी देता है कि तुम इस बार हार जाओगे। सोफिया मुस्कुरा कर जवाब देती है कि देखते हैं, और सारे चुराए हुए तलिस्मान फार अवे ट्री में फेंक देती है। पूरा टाउन अब पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। ये टाउन एक रिचुअल पे बना है, एक कॉस्मिक गेम जो बार बार रिपीट होता है। हर साइकिल में नए लोग आते हैं, क्रिएचर्स इन्हें टॉर्चर करते हैं और फिर एक मैसिव मैसेकर होता है। सब खत्म एंड रीसेट, एक इन्फिनिट लूप की तरह। ऐसा लगता है मैन इन येलो इस गेम का मास्टर है। वो मैनिपुलेट करता है, टॉर्चर करता है और इवेंचुअली टाउन के सारे लोगों को मार देता है या तबाह कर देता है। मे बी द बॉय इन व्हाइट इज ऑन द गुड साइड। वो क्लूज देता है, वार्न करता है, लेकिन पावर्स बहुत लिमिटेड है। टाउन एसेंशियली एक कॉस्मिक चेस बोर्ड की तरह है। मैन इन येलो और बॉय इन व्हाइट के बीच एक ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट चलता रहता है जिसमें टाउन के लोग चेस पीसेस हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार बॉय इन व्हाइट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। रेसिडेंट्स ने अंकुई किड्स की हड्डियां कलेक्ट कर ली है। यह कुछ ऐसा है जो पिछले किसी साइकिल में नहीं हुआ। यह पहली बार है कि कोई इतना दूर पहुंचा है। यही वो मोमेंट है जब बॉय इन व्हाइट सोफिया के सामने खड़ा होकर कहता है यू आर गोना लूज दिस टाइम। लेकिन यहाँ एक गट पंच छुपा है। जेड ने सबसे झूठ बोला था। हड्डियां उन्हें इमीडिएटली क्रिएचर से प्रोटेक्ट नहीं करती। बोन्स मिल गई, लेकिन कोई जानता नहीं कि इन्हें कहाँ रखना है, कैसे यूज करना है। मैन इन येलो के वर्ड्स है यू फाउंड द की बट यू डोंट नो वेयर द लॉक इज। बॉटल ट्री के गिरने से एक चीज क्लियरली समझ आई। वो पेड़ टाउन में गुड और एविल फोर्सेस के बीच एक बैलेंस मेंटेन करता था। जब वो गिर गया, सोफिया की पावर्स काफी ज्यादा हो गई। वो खुद टाउन में घूम घूम के टेलिस्मान्स कलेक्ट करने लगी। अब बात करते हैं कि सीजन 5 में क्या हो सका है। पहली बार इस शो की हिस्ट्री में सारे टेलिस्मान्स गायब हैं। अब रेसिडेंट्स के पास तीन चीजें हैं, अनखुई किड्स की हड्डियां, बॉय इन व्हाइट का कॉन्फिडेंस और जूली की स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी जो सीजन 4 में एक्सप्लोर नहीं हुई और सीजन 5 में प्रोबेबली पास्ट साइकिल डिकोड करने का जरिया बनेगी। वहीं टेलिस्मान, बॉटल ट्री और फातिमा, ये तीनों ही चीजें रेसिडेंट्स के पास नहीं है। फातिमा का क्या हुआ किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी आयरनी यही है, पहली बार रेसिडेंट साइकिल तोड़ने के क्लोजेस्ट है, लेकिन पहली बार टाउन भी मोस्ट वल्नरेबल है।